सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को हम कार्यक्रम में स्वागत तो करते हैं उनका, और साथ ही नमस्कार करते हैं। नेहा शर्मा का नमस्कार और रेणु चतुर्वेदी का भी नमस्कार करते हैं और स्वागत करते हैं सखियों का कि कार्यक्रम में आप जुड़ गई हैं। तो जाहिर है कि काम करते हुए, ऐसा काम जो करते हुए आप रेडियो सुन सकती हैं, तो सुनती रहिए और बनी रहिए हमारे साथ। बिल्कुल, रेडियो की यही खासियत है कि काम भी रोकता नहीं है और आनंद भी देते जाता है साथ ही साथ। जी हाँ, ये तो निर्भर करता है कि हम किस चीज में किस तरह से आनंद लेते हैं, नेहा, है ना? आनंद लेने का भी अपना अपना एक तरीका होता है। कई बार होता है कि हम बहुत सी छोटी छोटी चीजों में आनंद ले लेते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि बहुत बड़ी सारी खुशियां मिलने के बाद भी हमें लगता है कि मजा नहीं आया, कुछ और होना चाहिए था। लगता नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है। यानी कि हमें नहीं लगता है, कहीं ना कहीं खुशियां हैं जरूर। ये हमारे महसूस करने के ऊपर है कि जैसे नेहा ने अपने ही इस वाक्य में कह दिया, हमें लगता नहीं है, कि हमें ऐसा लगता है कि मजा नहीं आया। तो भाई ये जो लगने वाली जो बात है, ये हमें लगाना है। यानी कि जो भी वातावरण है, जो भी स्थितियां हैं, उसमें हमें महसूस करना है कि हम मजा किस तरह से लें, किस तरह से उस स्थिति का, उस समय का आनंद उठाए पूरी तरह से। जी बिल्कुल, ऐसा है ना कि छोटी छोटी चीजों को फिर हम सोचते कि नहीं कुछ और बड़ा आएगा तब खुश हो जाएंगे। तो खुशियों को भी स्थगित करते जाते हैं कि बाद में कुछ तो बड़ा सा आएगा, जब ये हो जाएगा तो फिर हम खुश हो जाएंगे। इतनी छोटी सी चीज में क्या खुश होना? अरे ये भी कोई खुश होने की चीज है? अरे ऐसा कुछ नहीं है, हर चीज खुश होने की है। और ऐसा नहीं कि ये खुशी कोई खर्च होने की चीज है। अगर अभी आप खुश हो गए तो कुछ बड़ा आएगा तो उसके लिए भी उससे दुगना खुश हो जाएगा, ज्यादा खुशी हो जाएगी। नहीं तो वो छोटी वाली खुशी बचते बचते फिर लगेगा कि सारी चीजें भी छोटी लगने लगती हैं। ऐसा लगता है कि अभी हंसना है कि नहीं हंसना है। हम कॉमेडी फिल्म पूरी देख लेते हैं या सब चीज देख लेते हैं और हंसते नहीं, बैठे रहते हैं बस। हाँ, क्योंकि हम सोचते हैं कि टिकट कितने का आया, फिर हमने इसके साथ जो पिया, उसके बाद पॉपकॉर्न खाया, वो भी काफी महंगा था। उसके तुलना में ये फिल्म उतनी अच्छी नहीं है। और बाहर निकल के क्या क्या करना है। यानी कि हम उस वक्त ये तौलते रहते हैं कि हमने कितना वक्त लगाया और कितना हमने इसमें पैसा लगाया, उसकी तुलना में, उसके अनुपात में क्या स्थिति है। और यही हाल हमें लगता है, जो हम अभी खुशी की जो बात कर रहे हैं उसमें भी यही लगता है। जबकि जो आप समय लगा रही हैं वो वैसे तो हम कहते हैं कि बहुत कीमती है, लेकिन खुश होने के लिए बिल्कुल कीमती नहीं है। आप बिल्कुल आराम से खुश होइए, क्योंकि आपके पैसे नहीं लग रहे हैं। और खुश हो रहे हैं तो ऐसा लगता है कि वो जो समय बीत रहा है उसका दुगना फल मिल रहा है हमें। खुश होने के लिए तो बने, अभी खुशी नहीं है तो क्या फायदा। बिल्कुल, और खुश रहने के लिए व्यस्त रहना बहुत जरूरी है। और व्यस्त रहने की बात पर नेहा एक बात है, आज हम बताने जा रहे हैं, बताएंगे कार्यक्रम में आगे, अभी नहीं बता रहे। 1920 सन 1920 में जन्मी पद्मावती जी के बारे में। आप समझ लीजिए कि 1920 में जन्मी है तो 100 वर्ष उन्होंने पूरे कर लिए, और अभी भी वो क्या क्या कर रही हैं, कुछ कुछ नई चीजें कर रही हैं। उनके बारे में आपने थोड़ा बहुत तो हमें बताया है, पर पूरी तरह से तो मुझे भी नहीं पता है। जी हाँ, और हम ये भी बताएंगे, और वहीं हम आज झलकी भी सुनवाने वाले हैं। गाजर का हलवा बनने वाला है आज। बिल्कुल, आप ये ना, नेहा ने कह तो दिया कि गाजर का हलवा बनने वाला है। इसका मतलब ये नहीं कि आप फट से कॉपी और पेन लेकर बैठ जाएं कि ये बताएंगे कि कितनी चीनी पड़ेगी, कितना दूध पड़ेगा, कितना मावा पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, ये है झलकी, और इसमें आपको थोड़ा सा हम गुदगुदा लेंगे इसी बहाने, तो वो भी सुनेंगे झलकी। लेकिन फिलहाल हम गीत सुन लेते हैं। हाँ, हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका, तुम तो मचल गए हो, यूं ही फिसल गए आ आ आ। हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका, तुम तो मचल गए हो, यूं ही फिसल गए आ आ आ। उड़ड़े टी उड़ड़े टी उड़ड़े। बहकी बहकी चले है पवन, जो उड़े है तेरा आंचल। छोड़ो छोड़ो, देखो देखो गोरे गोरे काले काले बादल।
बहकी बहकी चले है पवन जो उड़े है तेरा आंचल। छोड़ो छोड़ो, देखो देखो गोरे गोरे काले काले बादल। कभी कुछ कहती है कभी कुछ कहती है, जरा नजर को संभालना। हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका। तुम तो मचल गए हो, यूं ही फिसल गए आ आ आ। पगली पगली कभी तूने सोचा रास्ते में गए मिल क्यों। पगले पगले तेरी बातों बातों में धड़कता है दिल। आहा पगली पगली कभी तूने सोचा रास्ते में गए मिल क्यों। पगले पगले तेरी बातों बातों में धड़कता है दिल क्यों। कभी कुछ कहती है कभी कुछ कहती है, जरा नजर को संभालना। हाल कैसा है जनाब का, हाय हाय क्या ख्याल है आपका। तुम तो मचल गए हो, यूं ही फिसल गए आ आ आ। ओडड़े डिउडड़े डिउडड़े। रोज तेरे संग यूं ही दिल बहलाए क्या। सुनो जी समझ सको तो खुद समझो बताए क्या। कहो जी रोज तेरे संग यूं ही दिल बहलाए क्या। सुनो जी आह सुनो जी समझ सको तो खुद समझो बताए क्या। कभी कुछ कहती है कभी कुछ कहती है, जरा नजर को संभालना। हाय हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका। तुम तो मचल गए ओ ओ ओ। यूं ही फिसल गए आ आ आ। हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका। तुम तो मचल गए ओ ओ ओ। यूं ही फिसल गए आ आ आ। हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका। तुम तो मचल गए ओ ओ। यूं ही फिसल गए आ आ। तो जैसे हालचाल के बारे में हम पूछते हैं, खुशियों के बारे में जैसे सोचते हैं कि कब खुश होना है कब नहीं होना है, वो बिल्कुल गणित बना के हम खुश होते हैं। हाँ वैसे कि जब नेहा एक बात है, जब कोई ख्याल पूछता है तब तो हम शुरू हो जाते हैं बताने में बड़े तेजी से, लेकिन इस गाने के हिसाब से बिल्कुल सही है कि जब कोई हाल पूछता है तो फिसल तो हम भी जाते हैं जी। क्योंकि समझ नहीं आता है कि जब हम खुश नहीं हैं तो हम कैसे कह दें कि हम रटा रटाया एक जवाब होता है कि हाँ ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है, या तो खींच लेते हैं थोड़ा सा। अभी अहमदाबाद से हम आए जैसे तो वहां पर गए केम छो, हर आदमी कह रहा मजा माँ। तो एक दिन गुजराती चूंकि हमें नहीं आती तो हमने एक बार पूछा किसी से कि भाई अगर मजा माँ नहीं है तो क्या बोल सकते हैं हम। तो वो मेरा मुंह देख रहे थे, उन्होंने कहा कि क्यों ऐसा क्यों बोलना है। हमने कहा नहीं मैं मजा माँ नहीं हूँ तो मैं क्यों बोलूं मैं मजा माँ हूँ। तो मैंने कहा कि हर आदमी कह रहा है मतलब केम छो मतलब कैसे हैं, तो हम बोल रहे हैं मजे में। हमने कहा नहीं भाई कभी कभी हम मजे में नहीं होते हैं तो हम क्या बोले उसके लिए। तो फिर लेकिन हालांकि उन्होंने तब तक इसका वाक्य जो है ना विन्यास नहीं किया था, तो हमने लेकिन एक शब्द उनके पास एक मतलब प्रश्न छोड़ दिया, एक विषय छोड़ दिया कि भाई ये भी सोच लीजिए। तो मैं ऐसे नहीं करके बस गर्दन हिला देती कि नहीं, तो वो ऐसे सोचते थे कि क्या ये बोल रही है, उनको लगता था मुझे नहीं आती है। लेकिन ये अक्सर हमारे साथ भी होता है और आपके साथ भी होता होगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर हम ठीक नहीं तो हम कह देते हैं ठीक ठाक है, तो सब पूछते हैं कि ठीक ठाक का मतलब क्या है। इससे फर्क क्या पड़ता है ये बताओ। इससे फर्क ये पड़ता है कि भाई ठीक ठाक है मतलब हाँ चल रही है जिंदगी, जिंदगी चल रही है टाइप का जो कहते हैं कई बार।
कई बार लोग ऐसा जवाब देते हैं, भाई कैसे हो, जिंदगी चल रही है भाई, कट रही है। जब कट रही है बोलते हैं, इसका मतलब आप समझ जाइए कि उतनी खुशी नहीं है, खुशी कट नहीं रही है है किसी तरह से। और ये नहीं समझ रहे हैं कि उनके साथ वालों को वो काट भी रहे हैं कहीं कहीं। जी, लेकिन उसको खुल के नहीं बताते हैं। पर फिर भी कट रही है एक तरह से, फिर भी सही है अगर आप हाँ ठीक है बोलने की बजाय ठीक ठाक और कट रही है बताते हैं, अगर सच में आपकी जिंदगी काट रहे हैं इस तरीके की आपको लगती है तो। ये जो बातें हैं वो जी। सारी इसलिए हम लोग कर रहे हैं कि हम किस तरह से कहते हैं और किस तरह से औपचारिकता निभाते हैं। नेहा, कहीं ना कहीं जो हम कहते हैं कि हम ठीक है, वो इसलिए कि सामने वाले के पास वक्त होता नहीं है, वो बस औपचारिकता में पूछता है कि कैसे हैं, हम कहते हैं हाँ मजे में हैं। क्योंकि अगर आपने सुनाना शुरू किया तो जाहिर है कि वो बिल्कुल नहीं सुनेंगे और आप बड़े बिल्कुल। दुखी होंगे। तो आप इसीलिए कहते हैं और हम भी इसीलिए कहते हैं कि हाँ हम ठीक है। नहीं तो किसी तरह से वो टालने लग जाएंगे, हाँ ठीक है ना अभी, अरे पैर में बड़ा दर्द हो रहा है, अरे ठीक है आप देख लीजिए, डॉक्टर के पास चल जाइए, ये कर लीजिए वो बिल्कुल। कर लीजिए। नहीं नहीं, और या तो ऐसा शुरू कर देंगे कि कुछ जो ज्यादा उससे ज्यादा समझदारी है, थोड़ी सी समझदारी है, उससे ज्यादा समझदार लोग ऐसा कहते हैं, अरे आपके पास पैर में दर्द हो, मेरे तो पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। अब आप कुछ नहीं बोल सकते। जी। ये कुछ तरीके हैं जब हम मिलते जुलते हैं और किस तरह से हालचाल लेते हैं एक दूसरे का। और वहीं जब हालचाल के साथ साथ कुछ और भी होता है, जब हम मिलते हैं किसी से और हमें कुछ लगता है कि इस बंदे ने हमें धोखा दे दिया है। हाँ, जब हमें लगता है कि इसने हमें धोखा दे दिया है तो मतलब वो अंदर जो छुपी हुई एक दुश्मनी होती है, वो शुरुआत से रहती है। हो सकता है उसने धोखा ना दिया हो, हमने ही जबरदस्ती कुछ कुछ चीजें उनसे सोची हो कि ये सारी चीजें वो हमारे लिए करके देंगे, और उससे उनसे उम्मीद लगाई हो और उन्होंने वो उम्मीद तोड़ दी हो, जिसके बारे में उन्हें पता भी ना हो। तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ इसने हमें धोखा दे दिया, इसने ये कर लिया, इसने वो कर लिया। तो हम उनसे बात तो करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि उनका जवाब जरूर आए कि कट रही है। लेकिन उनकी कटती नहीं रहती, वो बोलते बड़े मजे में हाँ, हम। क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं है कि किसकी कट रही है और किसकी नहीं कट रही है जिंदगी, अच्छी खराब। जाहिर है कि ये जो बात हो रही है उसमें यही होता है कि धोखा जो देने वाली बात है। जैसे हमने किसी की किसी वक्त मदद की, या ठीक है हम पड़ोसी होने के नाते या रिश्तेदारी में ही हमने जैसे उनके घर में छोटा बच्चा था, हम चले गए उनके घर रहने के लिए, संभाल दिया। उसके बाद हमें जरूरत पड़ी तो हमने कहा लो ये तो हमारे समय पर खड़े ही नहीं हुए, इन्होंने धोखा दे दिया हमको। तो क्या आप ऐसा महसूस करती हैं? और हमें नहीं लगता कि नेहा की जैसे कि हमने अगर हमने तुम्हारी तो नहीं, हाँ जैसे मान लो जी। तुमने मेरी मदद की जी। तो जरूरी नहीं है कि हम ही तुम्हारी मदद करें। ये बात जरूर ख्याल रखिए, कोई ना कोई आपका सहारा बनेगा। जी। और ये मत कभी सोचिए कि यही जिनके लिए हमने किया है वही हमारा सामने होकर खड़ा होकर करेगा काम। जाहिर है जैसे कि अगर आपके बच्चों की शादी का समय है मान लीजिए, तो आप किसी यंग लड़की ने जिसकी अभी शादी नहीं हुई उसने बहुत मदद कर दी आपकी। अक्सर तो इसमें क्यों किसी और लड़की की क्यों बात करें, जैसे कि हमारी कन्याओं की जब शादी होती है, उनकी जो छोटी बहन होती है किस कदर कूदती हैं और शादी विवाह में, लेकिन जब उस छोटी बहन की शादी होती है तब उससे पूछो उसकी बड़ी बहन जो गोद में बच्चा लिए होती है वो कुछ नहीं कर पाती है। हाँ, तो फिर बड़ी छोटी बहन को लगता है कि बड़ी बहन को देखो हमने कितना काम किया, इनको तो उत्साह ही नहीं है, तो बैठ के उधर बैठ गई है, देखो अब उधर बैठ गई है, और इधर अपने बैठ पति गई। को देख रही हैं और नंदन को ले आई, देवर को ले आई, बस उसी में लगी हुई हैं, अपने ससुराल वालों को देख रही हैं। कहीं उनके सास ससुर आ गए तब तो और माशाल्लाह बस हो गया काम। तो कुछ ऐसा होता है हमारे परिवार में भी, आपने देखा होगा, आपने भी जरूर महसूस किया होगा। अगर आप छोटी बहन है तो भी, और बड़ी है तो मजा भी लिया होगा। बड़ी है तो कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि देखो वो वहां बैठ गई, ये ऐसा कर रही है, अपने बच्चों में लगी है, हमारे तो कुछ काम नहीं आ रही, हमारे कुछ देख नहीं रही। हाँ, बहन जयमाल का समय हो रहा है और बिल्कुल ये नहीं कि दुपट्टा ही लगा दें सर पर, ठीक कर दें। लेकिन ये होता है कि भाई बड़ी बहन भी तरसती रहती कि भाई अब बच्चे को भी संभालना जरूरी है, अब हम कैसे ये कर देते अगर हम खाली होते, ये कर देते हम खाली होते तो। और कहीं ना कहीं उनके मन में भी हसरत तो रहती है, बड़ी बहन के मन में भी, कि अरे भाई छोटी बहन की शादी हो तो हम भी उसको सजाएं सवारें और जयमाल में साथ साथ चलें। लेकिन कभी कभी क्या अक्सर यही होता है कि गोद में बच्चा होता है या थोड़ा बड़ा होता है तो भी मतलब कुछ ऐसी व्यस्तता हो जाती है। तो ये परिस्थिति जन्य होता है, ऐसा नहीं कि वो नहीं चाहती है, कहीं ना कहीं वो भी तो उसको महसूस कर रही है, वो मिस करती है कि हम, और उन्हें दोनों परिवार को संभाल के चलना होता है उस वक्त, तो उन्हें ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि उन्होंने अपने ससुराल पक्ष को पूरा छोड़ दिया है, तो उन्हें उनको भी संभालना होता है, इन्हें भी संभालना होता है, और बहन के थोड़े नखरे भी उठाने पड़ते हैं। तो जाए कहाँ, वो कंडीशन तो हो ही जाती है। वो स्थिति जो होती है वो छोटी बहन को समझना चाहिए। ये छोटी बहन और बड़ी बहन का एक हम उदाहरण मात्र दे रहे हैं। ये अक्सर ऐसा होता है कि ये हम अड़ोस पड़ोस में या रिश्ते में और भी कहीं भी ये स्थिति आ सकती है। ये देवरानी जेठानी में भी आ सकती है, क्योंकि वो साथ में रहती हैं, वो बहनों की तरह ही होती हैं। बिल्कुल। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें वो साथ नहीं भी दे पाती हैं। जी हाँ, जैसे कि अगर बच्चा हो गया जेठानी को हुआ और उसके बाद देवरानी को जब जरूरत पड़ी तो फिर वही वाली बात है। तो कुछ इस तरीके की स्थितियां आती हैं, विवाह का माहौल हो या
किसी की परीक्षा का समय हो, आप जी। नहीं वक्त दे पाते, तब आपको लगता है कि अरे हमने इसका किया, ये तो हमारे काम नहीं आया, देखो फला इतनी दूर था, उसका हमने आज तक नहीं किया था, वो काम आया। तो आप ऐसा मत सोचिए। सबकी स्थितियां भिन्न हो जाती हैं और परिस्थितियों के हिसाब से ही कोई देता है वक्त। और बराबर जैसे कि कहते हैं कि प्रकृति है कि या यूं माने कि आप किसी परम सत्ता को अगर मानते हैं, तो जाहिर है कि अगर आप किसी की मदद करेंगे तो आपकी मदद कोई और करेगा, कोई तीसरा व्यक्ति करेगा। तो उससे ही आप उम्मीद न रखें, बस ये देखें कि आपका काम हो रहा है ना। बिल्कुल, काम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि और मदद करने के भी तरीके ये है कि आपने जबरदस्ती आगे बढ़ के भी मदद उस टाइम तक की जब आपकी शारीरिक क्षमता हो उतनी करने के लिए, या आपके अगर मान लीजिए कुछ पैसों की मदद है तो आपके पास उतने धन संपत्ति हो और आप आसानी से मदद कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने मदद की, शारीरिक जितनी क्षमता है उससे ज्यादा मदद की और फिर आप थक गए, बैठ गए, आप परेशान हो गए, जी खुद बीमार पड़ गए। या जैसे पैसे की ही बात है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि 1 महीने बाद अब आपको उससे दुगने पैसे की जरूरत पड़ रही है और आप परेशान हो रहे हैं, आपका पूरा परिवार प्रभावित हो रहा है। या आपने थोड़ा बहुत 2-4 हजार किसी को दिया, तो उतना ही दे कि बहुत ज्यादा कोई गरीब है तो आप ये मान के चलें कि वो वापस नहीं करेगा, इतना ही दें ताकि अगर आप वो पैसा चला जाए तो आपको तकलीफ ना हो, मदद का दुख ना हो, बस इस तरह से मदद की जाए कि कुछ दर्द, पीड़ा, दुख ये सब अपने पास ना आए, मदद करें और खुश रहें। तो मदद करने की बात आ रही है तो हमारी सखियां भी बहुत तेजी से मदद के लिए चिल्ला रही हैं कि बस जल्दी से एक अच्छा सा प्यारा सा गीत सुनवा दिया जाए। जी। सुन जा, आजा आजा, कुछ कह जा, कुछ सुन जा। दूर दूर क्यों रहता है अपनी रानी से राजा, आजा आजा, कुछ कह जा, कुछ सुन जा। दूर दूर क्यों रहता है अपनी रानी से राजा, कुछ कह जा, कुछ सुन जा। सुन जा, आजा आजा, कुछ कह जा, कुछ सुन जा। तो आना जाना, कुछ कहना, कुछ सुनना, ये सब दोस्ती में होता है। अच्छा, दोस्ती में होता है? क्यों, रिश्तेदारी में भी तो होता है? रिश्तेदारी भी एक दोस्ती है, ऐसा हम सोचे। यानी कि अक्सर ऐसा कहते हैं कि ये जो दोस्त है हमारा वो रिश्तेदारों से भी बढ़कर है, अक्सर ऐसा कहते हैं। लेकिन कभी रिश्तेदारों को ऐसा नहीं कहते कि दोस्त से बढ़कर है।
शायद किसी ने कहा होगा, कभी तो कहीं तो कहा ही होगा। क्यों आज ज्यादा याद आ रहा है नेहा को, क्योंकि जी। आज विश्व दोस्ती दिवस है या दोस्त दिवस है। हाँ, विश्व फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप डे है, दोस्ती दिवस है। और हम भारत में थोड़े दिन बाद मनाएंगे, अगस्त में मनाएंगे, नहीं, लेकिन मनाएंगे तो रोज रोज मनाएंगे और आज से मनाना मना शुरू करते हैं 30 तारीख से। जी हाँ। जी। तो आज दोस्ती दिवस है, तो दोस्ती किस तरह से होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, ये सब तो कोई बता नहीं सकता है, क्योंकि अपने आप ही हो जाती है दोस्ती। और हाँ। कहते हैं भाई ये एक ऐसा रिश्ता होता है जो हम खुद चुनते हैं, बिल्कुल इसलिए सही शायद बात हम है। बोलते हैं कि ये रिश्ते जैसे लगते हैं। दोस्त बहुत अच्छे हैं। जी। ये बात बिल्कुल सही है, और कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा होता है कि कोई वजह जरूर होती है, ताकि मतलब हम अगर किसी से मिल रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि जरूर इसके पीछे कोई ना कोई वजह है, और तभी कोई दोस्त बनता है। और कुछ इस कदर से हो जाती है दोस्ती का, मतलब क्या कहें, परिभाषा करने में भी बड़ा मुश्किल लग रहा है। बिल्कुल, बस ऐसा लगता है कि ऐसा कई बार ऐसा लगता है कि बिल्कुल सहेलियों में तो ऐसा अक्सर होता है कि ये बिल्कुल मेरी जुड़वा है, फिर वो दोनों साथ हाथ पकड़ के घूमेंगे। जी हाँ। जी। और अभिभावक भी अक्सर यही कहते हैं, या उनके घर वो उनकी सहेली आती है तो जो भी रिश्तेदार आता है कहते हैं अरे ये इसकी जुड़वा कहाँ से आ गई। तो शायद आदतें मिलती हैं, जब हमारे आचार विचार मिलते हैं हम उसी के पास आते हैं, और वही हमें आकर्षित भी करता है। जी। और वैसे तो कहते हैं कि ऑपोजिट आकर्षित करता है, लेकिन इस मामले में वैसे अक्सर जी, इसमें एक मजाकिया बात कही जा सकती है वैसे, अगर लोग बुरा ना माने तो। बुरा जी। मानने का तो ऐसा है हाँ कि हम जी। तो मान सकते हैं, बता दो। जी। तो इसमें ऐसा है कि लड़कियों के जो दोस्त होते हैं, वो अक्सर सहेलियां जो होती हैं वो घर में आती हैं, उनका बड़ा स्वागत होता है, अच्छी तरह से बिठाया जाता है, अरे वो आ गई, चलो बैठो आराम से खाना खा के जाना, ये सब। लेकिन जब लड़कों के दोस्त आते हैं तो उनको बड़ी मतलब लड़कों का अगर डांट पड़ रही है तो उनको भी पड़ जाती है साथ में अक्सर। तो बेचारे वो डांट खाने के और वो धमकाने के जो साथी होते हैं, वो साथ में पापा धमका रहे हैं तो उनको भी धमका रहे हैं, वो सब मिलके वो बेचारे धमकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, और अक्सर इसका बड़ा मजा भी आता है। और कभी कभी क्या होता है कि अगर दोस्तों को पिताजी ने नहीं धमकाया तो बाद में वो दोस्त मजा लेता है कि बड़ा मजा आया था आज, तुम्हारे पिताजी हाँ। तुम्हारी ले रहे थे क्लास। तो इस तरीके की चीजें होती रहती हैं, और दोस्ती का अपना मजा है। और हम उसकी जो कहते हैं ना कि खासतौर से जो स्कूल कॉलेज के समय की जो दोस्ती होती है उसका मजा अलग होता है, वो हम ताउम्र जहन में बस जाता है। उनको तो याद रखते हैं, वही तो दोस्त होते हैं जिनको हम सोशल मीडिया पे खोज खोज के निकाल के लाते हैं और उसके बाद उन्हें याद करते हैं। फिर हम याद करते हैं वो पुरानी सारी बदमाशियां, और कैसे तुमने डांट खाई। वो डांट खाने वाले जो ज्यादा याद रहते हैं ना, वो सब याद रहते हैं। स्कूल में कब क्या किया था तो डांट पड़ी थी, कब बात कर रहे थे तो डांट पड़ी थी, एक दूसरे को फंसा देना। लेकिन मुश्किलें जब आती हैं तो सबसे ज्यादा दोस्त ही आके खड़े हो जाते हैं साथ में कि भाई परेशान मत हो, हम लोग हैं ना साथ मैं में। हूं ना। तो ये इस पर भी बहुत सारे चुटकुले आए, जैसे कि एक मित्र था, वो अपने घर, मतलब एक बालक अपने घर नहीं पहुंचा तो उसकी माँ ने उसके सारे दोस्तों के घर फोन कर डाला कि कहाँ है क्या। सबने आवाज बना बना के सबने बता डाला, कि किसी ने आवाज बनाई कि अरे मैं तो यहीं तो हूँ फला के घर में, और किसी ने कहा कि अरे आंटी है अंदर सो रहा है, किसी ने कुछ कहा, जबकि वो घर आ चुका था वो बच्चा। और उसकी माँ ने सोचा कि देखें कि इसके दोस्त कैसे कैसे हैं, तो 8-10 को फोन किया और सबने कुछ ऐसा जवाब दिया कि जो मतलब मुफीद था, कि बस अभी निकला है घर के लिए। लग रहा है। किसी ने कुछ कहा कि नहीं वो तो अभी निकला, फला के घर गया है, और किसी ने कहा घर गया है, किसी ने कहा नहीं हम लोग पढ़ रहे हैं, वो अंदर बैठ अभी पढ़ के अभी भी सोया है, उसकी आंख लग गई है, इसलिए मैं बात नहीं करा सकता। तो कुछ इस तरीके से सबने बदमाशियां की। किसी ने तो ये तक कह दिया कि लीजिए बात करिए, और उसी की आवाज में फिर बात भी कर ली अपनी मम्मी से। तो दोस्त इस तरह से होते हैं, और हर तरह के दोस्तों की जरूरत भी हमें पड़ती है। तो दोस्ती दिवस जो हम मनाते हैं वो इसीलिए मनाते हैं कि जो रिश्ते होते हैं, या जो दोस्ती वाले जो भी रिश्ते होते हैं, उनको हम कैसे संभाल कर चलें, कैसे हम छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कर दें। जैसे धोखा देने वाली बात हम लोगों ने जैसे बात चर्चा की, उसको भूल जाएं तो बेहतर है। क्योंकि जैसे खुद ही नेहा तुमने कहा था कि हम जानबूझ के नहीं करते, या आप पहले उसकी परिस्थिति समझें, उसके पीछे की थोड़ी सी और कहानी समझने की कोशिश करें कि उसकी मनःस्थिति क्या थी। इस सब को देखते हुए आप बेहतर है कि दोस्ती निभाते रहें। बिल्कुल। और दोस्तों की एक चीज ये भी अच्छी होती है कि हम इस समय में सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, डिप्रेशन में चले जाते हैं लोग, ये सब, उसके लिए हमें एक अच्छा दोस्त चाहिए जो हमारी सारी बात सुनता हो, और कहीं कहीं पे हमें डांट भी दे कि तुम बहुत तुम्हारे घमंड हो गया अब तुम बिल्कुल, और हम उससे गुस्सा हो जाएं, फिर अगले दिन सुबह उठ के उससे बात भी कर लें। तो वो वाली जो एक निश्चिंतता है वो दोस्ती में आ सकती है, कि हम ये नहीं सोचेंगे कि भाई
इसने हमें डांट दिया तो अब हम इससे बात नहीं करेंगे, अगर हम नहीं करेंगे तो वो हमें धमका के हमसे बात कर सकता है। कि मतलब एक तो तुमने पहले गलत किया था, घमंड में आ गए थे, और दूसरा तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमसे बात नहीं कर रहे हो। तो इस तरह से कान ऐंठने वाला जो काम है वो सिर्फ हमारे दोस्त कर सकते हैं। तो दोस्त बना के रखिए। और वैसे भी दोस्ती बनाना है, दोस्त बनाना, दोस्ती को निभाना बहुत मुश्किल है, और तोड़ना एक सेकंड का काम है, एक क्षण का काम है। तो कृपया अगर आपके अच्छे दोस्त हैं, कुछ बहुत बड़ा भी कोई हो जाए कारण, या कोई बड़ी घटना भी हो जाए, तो भी हो सकता है कि कोई ज्यादा बड़ी घटना हो या आपको कुछ धोखा ज्यादा मिला हो, थोड़ा समय और ले लीजिए, लेकिन कृपया अपने दोस्तों को मत छोड़िए, एक दूसरा मौका उन्हें दीजिए। और अभी अच्छा दिन चल रहे हैं, दोस्ती के दिन आ रहे हैं, तो थोड़ी बात करके देख लीजिए। हो सकता है वो भी आपको उतना ही याद कर रहे हैं जितना आप उनको याद कर रहे हैं। बिल्कुल कर ही रहे होंगे। तो हमारी सखियां भी हमें लगता है गीत याद कर रही हैं। बस यूं ही मस्ताने पंछी की तरह उड़ते रहते हैं हम इधर उधर दोस्ती में। दोस्ती में, ये बिल्कुल सही कहा। और दोस्ती में हम तो यही चाहते हैं कि सबकी दोस्ती यूं ही बनी रहे, मतलब जिसकी जैसी बनी है, अच्छी, थोड़ी कम, ज्यादा, गहरी, थोड़ी हल्की, सब तरह की है दोस्ती, उसको निभाइए और खूब गहरी बना लीजिए। क्योंकि दोस्त बहुत काम आते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम उनसे साझा करते हैं, और बहुत सारी चीजें हम बता लेते हैं और अपना मन हल्का कर लेते हैं। हाँ, दोस्तों की जरूरत हमें भी होती है और हमारी जरूरत दोस्तों को भी होती है। बड़ी अच्छी तरह से हम रह सकते हैं, एक अच्छा रिश्ता है
इसे निभाते चलिए। और जब जरूरत की बात आती है और खुशियों की बात आती है तो हम भी तो कुछ कुछ निभाते रहते हैं जो हमने बिल्कुल। कहा था। जी, झलकी सुनवा देते हैं। जी। आइए सुनते हैं एमएच चौधरी की लिखी झलकी, गाजर का हलवा। निर्देशक है कमल दत्त। जरूर सुरेश होगा, आने दो उसे। ऐसी खबर लूंगी कि याद रखेगा। वीरेंद्र तुम? हाय दीदी। हाय। ऐसा लगता है दीदी मुझे देखकर तुम्हें खुशी नहीं हुई। नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे लगा सुरेश होगा। अरे सुरेश तो इसी घर का बच्चा है, कभी भी आ जाएगा। उसकी राह देखने का क्या मतलब? तुम समझ नहीं पा रहे हो कि मैं क्यों परेशान हूँ। तुम जरा खुलकर बात करो तो समझ में आए ना। वो गुप्ता जी है ना? गुप्ता जी? कौन गुप्ता जी? अरे वही, तेरे जीजा जी के मित्र। उनकी एक लड़की है। लो, गुप्ता जी के यहाँ एक लड़की हो जाने से तुम क्यों परेशान हो रही हो? अरे पूरी बात तो सुन। अच्छा बताओ। तेरे जीजा जी सुरेश की शादी गुप्ता जी की लड़की से करना चाहते हैं। ये तो और भी अच्छी बात है। अरे क्या खाक अच्छी बात है। आज जब गुप्ता जी अपनी लड़की के साथ यहाँ आए तो वो कहीं गायब हो गया। बेचारे गुप्ता जी अपनी लड़की के साथ यहाँ 2 घंटे बैठे उसका इंतजार करते रहे। अब समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है? यही कि एक और प्रेम और दूसरी और जालिम समाज। ऐसी हालत में हीरो भागेगा नहीं तो और क्या करेगा? बस तू तो अपनी हाँकने लगा। और तू जानता है कि तेरे जीजा जी कितने जिद्दी हैं। उन्होंने ये तय कर रखा है कि सुरेश की शादी अगर किसी से होगी तो वो गुप्ता जी की लड़की से होगी। ओह। देखो तो सही कौन आया है। अरे कहाँ चला गया था? कम से कम बताकर तो जाता। माँ, मुझे नहीं करनी है ये शादी। नहीं करनी है शादी? ये बात तो अपने पिताजी से तो कह सकेगा ना। यही तो मुसीबत है माँ, मेरी तो जुबान ही नहीं खुलती उनके आगे। ओह मामा जी, आप कब आए? बस ये समझ लो कि अभी आया। वैसे बहुत अच्छे समय पर आया हूँ भांजे। अच्छा ये बता, गुप्ता जी की लड़की से शादी नहीं करना चाहता तो किससे करना चाहता है? वो मैं मामा जी वो। हाँ हाँ बता दे बेटा, है कोई लड़की तेरी नजर में? मैं माँ वो शादी करूंगा तो केवल सविता से ही करूंगा। सविता? वो मेरे दफ्तर में टाइपिस्ट है माँ। ओ, क्या क्या ट्विस्ट आया कहानी में? मैं समझी नहीं। और समझोगे भी नहीं दीदी। हाँ, ये कहानी मेरी फिल्म से कितनी मिलती जुलती। मामा जी ये कहानी नहीं हकीकत है। मेरे लिए एक ही बात है बेटे। माँ अगर मेरी शादी सविता से नहीं होगी तो पता नहीं मैं क्या कर लूंगा। तुम्हें अब कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी भांजे। मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हारी नैया पार लगा कर ही रहूंगा। रुक्मणी। माँ पिताजी आ गए। तू अंदर जा, तुझे देखते ही उनका पारा चढ़ जाएगा। अच्छा माँ। फिर तुम? जीजा जी पिछले महीने ही तो तुम यहाँ से गए थे। बस फिर तो कब पड़े? बस 2-4 दिन के लिए आया हूँ, काम होते ही चला जाऊंगा। अरे तुम जब भी कभी आते हो 2-4 दिनों के लिए तो आते हो, और जब तक 2-4 महीने नहीं बीत जाते तुम खिसकने का नाम नहीं लेते। आप आते ही पड़ गए हैं बेचारे के पीछे। कोई घर आए मेहमान से ऐसे पेश आता है? मेहमान? अरे कौन मेहमान? ये मेहमान है जी। अरे किसने बुलाया था इसको यहाँ? जब देखो चला आता है, मुंह उठाए। बस भी कीजिए बस, आपको तो जैसे मेरे घर वालों से बैर हो गया है। देखो रुक्मणी, मुझे तुम्हारे घर वालों से कोई बैर नहीं, परंतु अपने इस लाडले भाई से कहो कि अपना पागलपन अपने तक ही रखे। जीजा जी, जब तक इस कहानी को अंत तक न पहुंचा दूं तब तक मैं इस घर से जाने वाला नहीं। कहानी? कैसी कहानी? अरे रुक्मणी ये क्या बकवास कर रहा है? जरूर ये कोई शरारत करने वाला है। वो सुरेश कहाँ है? वो अभी तक नहीं आया। अरे झूठ क्यों बोलती हो? वो अंदर है, मैं जानता हूँ। उसका स्कूटर बाहर खड़ा है। सुरेश जी जी पिताजी। अरे कहाँ चला गया था तू? तुझसे कहा गया था ना कि तुझे गुप्ता जी की लड़की देखनी है। जीजा जी, इसने लड़की देख भी रखी है और पसंद भी कर रखी है। ये मैं क्या सुन रहा हूँ?
अरे सुरेश, तू कुछ कहता क्यों नहीं? सुनो सुनो, आप इतना गुस्सा करेंगे तो बेचारा का मुंह कैसे खुलेगा? सुरेश बेटा, तू जानता है, जा बेटा। ये वीरेंद्र बकवास तो नहीं कर रहा है? नहीं नहीं नहीं, ये सच कह रहा है। सुरेश को एक लड़की पसंद है, उसका नाम सविता है। उसके दफ्तर में टाइपिस्ट है। अरे तुमको इतना सब पता था और तुमने मुझे नहीं बताया? ओफो, अब मैं गुप्ता जी को क्या मुंह दिखाऊंगा? ये सब तो मुझे भी अभी पता चला है। सुनो जी, लड़का नौजवान है, अगर जबरदस्ती की गई तो वो कुछ कर बैठेगा। मैं ऐसी बातों से डरने वाला नहीं हूँ। सुरेश को समझा दो उसे कि वो शादी वहीं करेगा जहाँ मैं चाहूंगा। जीजा जी, अब आप इस बढ़ते हुए तूफान को नहीं रोक सकते। हर युग में इसी प्रकार समाज में प्रेम का गला घोटा जाता है। ये बात है तो सुन लो। अगर सुरेश अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहता है तो उसे लड़की वालों से दहेज में 1 लाख रुपया नकद लाने होंगे। 1 लाख रुपए? ये तो सरासर नाइंसाफी है, जुल्म है। ये सब मैं नहीं जानता। ठीक है, अगर 1 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे तो क्या आप सविता को स्वीकार कर लेंगे? अरे पहले 1 लाख रुपए तो लाओ, फिर बात करेंगे। वो रुक्मणी, देखो मैं जरा अंदर आराम करने जा रहा हूँ। कोई आए तो कह देना मैं घर पर नहीं हूँ। 1 लाख रुपए? अरे वीरेंद्र, ये तूने क्या गजब कर दिया। 1 लाख रुपए कहाँ से लाओगे? इसके बारे में बाद में सोचेंगे दीदी। पहले मुझे सुरेश से 2-1 प्रश्न करने हैं। सुरेश! जी मामा जी। ये बताओ, सविता देखने में कैसी है? मामा जी आप खुद देख लीजिएगा ना, मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ। ठीक, कहाँ तक पढ़ी है? एमए है। गुड। रसोई का काम जानती है? मामा जी बहुत ही अच्छे पकवान बनाती है। उसके हाथ के बने गाजर के हलवे का तो जवाब ही नहीं है मामा जी। पर मामा जी आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? अरे भांजे, यही 3 प्रश्न तो पूछे थे जीजा जी ने अपनी शादी से पहले। अच्छा ये बता, तू सविता को यहाँ ला सकता है? क्यों नहीं मामा जी। तो फिर जाओ, तुरंत उसे लेकर आओ। ठीक है। ये बता कि 1 लाख रुपए का प्रबंध कौन करेगा? तुम करोगी दीदी। अरे मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं? झूठ मत बोलो दीदी। क्या तुमने माँ को यह नहीं लिखा था कि जीजा जी की जायदाद के पैसे पूरे 2 लाख आ गए हैं? ना बाबा ना, उन पैसों को तो मैं हाथ भी नहीं लगा सकती। तेरे जीजा जी को अगर पता लग गया ना तो वो मुझे घर से निकाल देंगे। अरे तुम कैसी माँ हो, अपने बेटे की खुशियों के लिए इतना भी नहीं कर सकती? और फिर सोचो दीदी, 1 लाख रुपए कौन से घर से बाहर जा रहे हैं? ये तो उन्हें जब पता चल जाएगा ना कि उनके साथ धोखा हुआ है तो इससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तू तो मुझे इस घर से निकलवा के रहेगा। दीदी, और फिर जीजा जी का गुस्सा है भी कितनी देर का? गर्म हुए बरसे और ठंडे पड़ गए। ये तो ठीक है, पर ये पता चल जाने के बाद कि उनके साथ धोखा किया गया है, वो फिर से अड़ गए तो? यहीं पर तो मात खा रही हो तुम। अरे तुम अभी तक जीजा जी को समझ ही नहीं पाई हो कि वो कैसे आदमी है। अरे एक बार शादी के लिए हाँ करके ना नहीं करेंगे, चाहे उनके साथ कितना भी छल क्यों ना किया जाए। हाँ, ये सब तो तू ठीक ही कह रहा है। और फिर समस्या का हल करने के लिए कुछ ना कुछ तो सहन करना ही पड़ेगा। दीदी, तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं अपने एक दोस्त के पास जाता हूँ। वो नाटक किया करता है, उसके पास मेकअप का सामान है और मैं मेकअप लगाकर तुरंत वापस लौटता हूँ। और तुम पैसे तैयार रखना। ठीक है। सविता, ये मेरी माँ है, चरण छुओ ना। नमस्ते माँ जी। अरे ये रहने दे बेटी, भगवान तुझे सदा खुश रखे। मामा जी कहाँ हैं? मेकअप करने गया है, आता ही होगा। अरे इतनी सुंदर लड़की को कौन पसंद नहीं करेगा। लगता है वीरेंद्र आ गया है। कैसा लग रहा हूँ दीदी? ये क्या मेकअप कर रखा है, पूरे 60 साल का लग रहा है। अरे देखा भांजे, तुम्हारे लिए क्या क्या स्वांग भरना पड़ रहा है। मामा जी। अच्छा, तो ये सविता है। नमस्ते मामा जी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ये मेकअप मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मामा जी। भांजे, ये सब तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ। मैं सविता का चचा जगमोहन बनकर जीजा जी से मिलूंगा और तुम्हारी शादी पक्की करवाऊंगा। वो पैसे मामा जी, वो भांजे, तुम आम खाने से मतलब रखो, पेड़ गिनने से क्या लाभ। हाँ तो दीदी,
पैसे कहाँ हैं? ये रहा ब्रीफकेस, पैसे इसमें रखे हैं। और इस डिब्बे में क्या है? गाजर का हलवा आज सुबह ही बनाया था। सुरेश ने कहा कि थोड़ा साथ ले चलते हैं। ये तुमने बहुत अच्छा किया। हाँ तो दीदी, जीजा जी से कहना सविता के अंकल जगमोहन उनसे मिलने आए हैं। अच्छा, मैं अभी बुलाती हूँ। मामा जी, यू आर ग्रेट। भांजे। नमस्ते शर्मा जी। नमस्ते नमस्ते। बैठिए बैठिए बैठिए। शर्मा जी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। वैसे मुझे आज ही पता चला कि सविता सुरेश से शादी करना चाहती है। चरण छुओ बेटी। रहने दे बेटी, रहने दे। भगवान तुझे लंबी उम्र दे। वैसे शर्मा जी, मैं तो चाहता था कि सविता की शादी किसी अच्छे घराने में हो, लेकिन क्या हमारा घराना? नहीं, ये बात नहीं है शर्मा जी। मैं तो ये कहने जा रहा था। हाँ? मैं तो भूल गया। हाँ, ये रहे आपके 1 लाख रुपए। आप सचमुच 1 लाख ले आए हैं? शर्मा जी, आप बच्चों की खुशी के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। आप देख लीजिए, पूरे 1 लाख है। ये आप ही के पैसे। क्यों शर्मिंदा करते हैं आप? जी नहीं शर्मा जी, पैसों के मामले में मैं किसी पर भरोसा नहीं करता और करना चाहिए भी नहीं। तो क्या मैं ये रिश्ता पक्का समझ? हाँ, बिल्कुल पक्का समझिए साहब। ये लीजिए तो मुंह मीठा कीजिए। सविता ने बनाया। ओह, गाजर का हलवा। ऐसा बड़ा स्वादिष्ट है, बड़ा स्वादिष्ट है। पर आपको कैसे पता चला कि मुझे गाजर का हलवा बहुत पसंद है? अरे जीजा जी, आपकी ऐसी कौन सी बात है जो मुझसे छुपी हुई है? जीजा जी? मेरा मतलब है शर्मा जी। शर्मा जी, अब आपको क्या बताऊं कि मेरे जीजा जी की शक्ल आपसे कितनी मिलती जुलती है, पर एक बात की कमी है। जी, वो क्या? उनकी मूछ नहीं। अरे मूछ तो मर्दानगी की निशानी होती है। अब आप ही बताइए शर्मा जी, मूछों के बिना आदमी अक्लमंद नजर आता है। भाई, मुझे इसका क्या पता? मेरी तो कोई मूछ नहीं है। इसीलिए तो कहता हूँ जीजा जी कि आप फिर वही जीजा जी, जगमोहन जी, जी आपकी मूछ को क्या हो रहा है? हुआ कुछ नहीं है, वो खांसता हूँ ना तो हिलने लगती है। नहीं जगमोहन जी, ये हिल नहीं रही है, बल्कि आपके चेहरे पर से छूट रही है, छूट रही है। जीजा जी, ये ऐसे ही हिलती है। ये आप भी कमाल करते हैं। ये देखिए, अरे ये तो नकली है। जरूर तुम कोई बैरूपिया हो। बताओ बताओ, कौन हो तुम, वरना अभी पुलिस को टेलीफोन करता। अच्छा, पहले आप मेरी गर्दन तो छोड़िए। नहीं, ये दाढ़ी भी तुम्हारी नकली ही होगी। अरे जीजा जी, ये सब क्या चक्कर है? बस कुछ मत पूछिए, 2 प्रेमियों को एक दूसरे से मिलाने के लिए ये सब नाटक करना पड़ा। और ये 1 लाख आप ही के हैं, दीदी ने दिए थे। ओह, तो तुम भी इस नाटक में शामिल हो? और क्या करती, आप तो अड़े हुए थे। इस समस्या को किसी न किसी प्रकार तो हल करना ही था ना। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें सविता पसंद है? हाँ, और नहीं तो तुमने ये सब मुझसे क्यों छुपा रखा था? अरे रुक्मणी, कभी मैंने तुम्हारी पसंद को नापसंद किया है? जीजा जी, तो क्या मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? हाँ साले जी, पक्का ही समझिएगा। अरे भाई, बहू के हाथ का बना गाजर का हलवा जो खाना है। गाजर का हलवा। अभी आप सुन रहे थे एमएच चौधरी की लिखी ये झलकी। निर्देशक थे कमल दत्त। ये थी आकाशवाणी दिल्ली की भेंट। तो इस तरह से खाने के जरिए लोगों के दिलों को जीता जाता है। हाँ, वो वैसे भी कहते हैं कि जो सारी चीजें हैं वो पेट से ही
गुजरती हैं, यानी कि पेट अगर आपने किसी का खुशियों दुरुस्त का कर दिया, रास्ता, दिल का रास्ता। दिल का रास्ता जो है वो जी। पेट से ही होकर जाता है। और हमने बात की कि पद्मावती जी के बारे में कुछ बात बताएंगे, यानी कि जी। उन्होंने अपना 100वां जन्मदिन मनाया, और यूं ही नहीं है ये 100वां जन्मदिन खास, उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत खास हैं, तो वो तो हम बात करेंगे, लेकिन एक खास सा गीत हो जाए। दिल लगा के कदर गई प्यारे, दिल लगा के कदर गई प्यारे, दिल लगा के पूछे ना कोई फिरूं बेसहारे, पूछे ना कोई फिरूं बेसहारे, दिल लगा के कदर गई प्यारे, दिल लगा के। साधा ता ता ताधा, बोली बोले दुनिया सारी, मैं तो राजा तुमसे हारी, क्या करूं मैं ना मारी, कहो ना क्या करूं मैं ना मारी, कोई कुछ पुकारे, कोई कुछ पुकारे, दिल लगा के कदर गई प्यारे, दिल लगा के, दिल लगा के, दिल लगा के। दिल साधा ता ता ताधा, ना कोई साथी ना कोई बेली, सोऊं जागूं मैं अकेली, ये सुनी से जिया, सुनी हवेली, देखो ना सुनी से जिया, सुनी हवेली, ये सोचा था मन में बसूंगी तिहारे, दिल लगा के कदर गई प्यारे, दिल लगा के पूछे ना कोई फिरूं बेसहारे, दिल लगा के कदर गई प्यारे, दिल लगा के। तो दिल लगा के तो काम होता है बड़ी अच्छी तरह से, और कुछ ऐसी ही बात आप बताने वाली हैं, ऐसी ही नहीं, कहानी। हम भी बताने वाले हैं, और नेहा तुम भी बताने वाली हो। बिल्कुल। और जाहिर है कि दिल लगाने से जब काम किया जाता है दिल लगाकर, तो काम में भी दिल लगा रहता है, और बड़ी जिंदगी, अब यूं तो हमें सब दूसरे की जिंदगी बड़ी आसान लगती है, और अभी हम जब बताएंगे तो हम भी ये कहेंगे कि उनकी जिंदगी जीने का कला जो है वो बड़ी अच्छी है, और बड़ी आसान जिंदगी जी रही हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और जब भी कोई सफल हो जाता है तो हमें ये लगता है कि उनकी जिंदगी बड़ी आसान है, क्योंकि वो इतनी लोकप्रिय हो गई हैं। तो जाहिर है कि हम बात कर रहे हैं पद्मावती जी की, जिन्होंने 100 वर्ष पूरे किए हैं, और उसके साथ साथ खासियत ये है जो हम आज साझा कर रहे हैं कि अभी भी वो पेंटिंग करती हैं साड़ियों में। जी हाँ। पद्मावती नायर जी की बात हम कर रहे हैं। त्रिशूर वाड़ाकिंचेरी में उनका जन्म हुआ है, और वो 1920 में जन्मी, तो अभी 100वां साल चल रहा है उनका। यानी कि 100वां जन्मदिन उन्होंने मनाया, और ये बड़ी खुशी से मनाया। और उसके साथ साथ वो बताती हैं कि किस तरह से उनकी बेटी और बहू उनके लिए साड़ी या दुपट्टे लेके आती हैं, जिस पर वो पेंट करती हैं और डिजाइन बनाती हैं। उसका आउटलाइन जैसे और लोग पेंटिंग करते हैं, करती वो भी वैसी ही है, जैसे कि पहले आउटलाइन बनाते हैं, फिर उसमें रंग भर दिए जाते हैं डिजाइन में। और जाहिर है कि जो टसर सिल्क होता है, तसर, उसमें पेंटिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है। सूती कपड़े जो होते हैं उसमें आसान होता है। और हर दिन 3 घंटे के लिए काम करती हैं। सुबह उठ जाती हैं 5:30 बजे से 6:30 बजे के बीच वो उठ जाती हैं रोज।
न्यूज़पेपर भी पढ़ती हैं, जानकारी रखती हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसके बारे में जानकारी रखती हैं। और हर दिन वो 3 घंटे काम करती है, जिसमें 10:30 बजे से वो अपने पेन और ब्रश थाम लेती हैं, जो भी 1 बजे तक उनके हाथ में रहता है, और अलग अलग तरह से चीजें बनती जाती हैं, रचना होती जाती है। क्या बात है। और यानी कि हम ये समझ सकते हैं इस बात से उनकी कि उनकी जो दिनचर्या है काफी संयमित है और नियमित है, या यूं कहें कि अनुशासन प्रिय है। एक उन्होंने बना लिया है समय सारणी अपनी, और उसी के हिसाब से वो काम करती हैं। और वैसे वो इतनी ज्यादा साड़ियां पेंट कर चुकी हैं कि उन्हें याद नहीं है। लेकिन अब आप सोचेंगे कि 100 साल की उम्र है तो जाहिर है कि अनगिनत होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने अपने जो काम शुरू किया, पहली कमाई की बात अगर करें जी, तो वो जब 60 साल की थी उसके बाद उन्होंने अपनी पहली कमाई की है। मतलब कह सकते हैं कि शुरुआत करने की कोई उम्र नहीं है। जी हाँ, व्यावसायिक तौर पर उन्होंने ये काम जो है 60 वर्ष के बाद शुरू किया। कहती हैं कि जब मेरे सब बच्चे बहुत अच्छे से सेटल हो गए, अपने व्यवस्थित हो गए अपनी जिंदगी में, तब हमने ये काम शुरू किया। और बेटी चूंकि डिजाइनर है, कला प्रेमी है, तो वो लोग सहयोग करते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि परिवार का जब सहयोग मिलता है तो किस तरह से हमारी उड़ान जो है काफी ऊंचे तक जाती है। और एक बात और है कि बड़ी अच्छी सी एक बात और है इनकी। बताइए। कहती हैं कि जो पैसे हम मिलते हैं इसके कमाते हैं, सीधे सीधे हम कह सकते हैं, जो पैसे कमाती हैं वो अपने पोते पोतियों पर बड़ी दिलदारियत से खर्च करती हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है। और बच्चों को कितनी खुशी होती होगी कि अब दादी जो है कमाई कर रही हैं, और अपनी कमाई से जब वो खर्च कर रही हैं तो उन्हें भी कितनी खुशी होती होगी। बिल्कुल। 1 महीने में वो 1 साड़ी बना लेती हैं वैसे तो बहुत 1 साड़ी बना लेती हैं। वहीं हम ये भी कह सकते हैं कि पूरा 1 महीना लग जाता है 1 साड़ी बनाने में। और उसके बाद एक बात और है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो यही काम करती हैं। अच्छी बात ये है कि जो हम जीवन जीने की कला, उनसे हम ये सीख सकते हैं कि इसके साथ साथ मोबाइल और सब चीजों पर, मतलब व्हाट्सएप वगैरह जिसकी आज हम बात करते हैं कि बड़ी आधुनिक सी चीज है, उस पर भी वो बहुत सक्रिय है, लेकिन एक सीमित समय के लिए, क्योंकि वे देश विदेश में जो उनके परिवार के लोग हैं उनके साथ वो जुड़ी रहती हैं, और बराबर ऐसा उन्हें महसूस होता रहता है कि पूरा परिवार उनके साथ है। तो बिल्कुल वो टेक्निकल है, सारी नई चीजों को भी अपनाती जा रही हैं। अपने जो पुराना जो एक तौर तरीका होता था कि इस समय उठना है, इस तरह से काम करना है, काम का समय निश्चित है, उठने का समय निश्चित है, और उसके बाद जो अभी नई चीजें हैं, व्हाट्सएप है, फोन है, सारी चीजों को वो अच्छी तरह से हैंडल कर रही हैं, काम भी कर रही हैं। और क्या चाहिए, 100 साल की उम्र है, ये तो सोच के ही हम सोचते हैं कि भाई हम अभी कई बार बोलते हैं कि हम बड़े थक गए, अब क्या करेंगे। अब तो एक बात और है कि 60 के आसपास तो लोग कहने लगते हैं अब उम्र हो गई। तो लेकिन वो कहती हैं कि क्यों हम दूसरे के काम में दखल अंदाजी करें। और मैं अपने खुद जिंदगी जी रही हूँ, और मैं आत्मनिर्भर हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ, और आप भी खुश रहें। वहीं ये कहती हैं कि अपने आप को, मूल मंत्र हम कह सकते हैं कि वो मंत्र देती हैं जिंदगी के लिए कि आप खुद को व्यस्त रखें, और कुछ ऐसा ढूंढें, तलाश करें जो आप करना पसंद करती हैं। पसंद से ज्यादा जिस काम को करने में आपको प्यार आता है, मजा आता है, वो करें। और कोशिश करें कि दूसरों की जिंदगी में दखलंदाजी न करें। ये तो सबसे बड़ा मूल मंत्र है। इससे तो अपने मानसिक सुकून भी प्राप्त होगा, और जब व्यस्त रहेंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा काम होता जाएगा, और बस बिल्कुल क्या चाहिए। और इस तरह से एक आत्मनिर्भर जिंदगी हम जी सकते हैं, वो भी 100 वर्ष की उम्र तक। तो क्या बात है। हम सलाम करते हैं पद्मावती नायर जी को कि जो इस तरह का जज्बात है उनका जीने का, और खुश है। सबसे अच्छी बात उनको एक गाना डेडिकेट करते हैं हम अपनी तरफ से। फिर जीने
फिर मरने का इरादा है। बिल्कुल, तो हर दिन जीने की तमन्ना होनी चाहिए और बिल्कुल आगे बढ़ने की प्रेरणा लेनी चाहिए जो भी हमारे आसपास हमें दिखते हैं। जी हाँ, और हम इस तरह से जब जानकारी हासिल करते रहेंगे और हम देते भी रहेंगे सखी सहेली में, तो जाहिर है कि आपकी भी जानकारी में इजाफा होगा। वहीं हम कुछ व्यंजन बनाने की विधि बताएंगे, आज नहीं कल ही बताएंगे। आज तो घड़ी बोल रही है कि जल्दी जल्दी आप लोग बातें हमने सोचा कि हम बता दें एक आध विधि इस वक्त, ऐसा नहीं? आज हमने झलकी सुनाई ना गाजर का हलवा, वो हम कह सकते हैं स्टार्टर में मीठा हो गया। और उसके बाद कल हम उनको बाकी की बातें बना आज लिया और खिलाएंगे कल मीठा। और अभी हम तो बस ये कह रहे हैं कि खुश रहिए, खुशियों के मौके ढूंढिए कि कहाँ कहाँ आप खुश रह सकते हैं। भाई ऐसा हुआ, एक बच्चा मुस्कुराया, बस आप भी खुश हो जाइए। वो खिलखिलाया, आप भी खुश हो जाइए। ऐसा है ना, बच्चे जब हंसते मुस्कुराते हैं तब तो बड़े मजे से मुस्कुरा लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो पीछे कुछ गलत नहीं सोच रहे हैं। हाँ। लेकिन बड़ा जब मुस्कुराता है तो बड़ी बड़ी कहानियां गढ़ लेते हैं अपने मन में। क्या चल क्या रहा है इनके दिमाग में। अभी आप चाय जब पियेंगी ना हमारी सखियां, तो उसके बाद सोचेंगी कि आज हम लोग क्यों इतना मुस्कुरा रहे थे, क्यों इतना खिलखिला रहे थे, और कल कौन सी व्यंजन विधि लेकर आने वाले हैं, क्या बताएंगे जो आप शनिवार रविवार को बनाएंगी। तो इंतजार करिएगा कल सखी सहेली कार्यक्रम का दोपहर 3 बजे। और एक बात और कि कल हम एक मुंशी प्रेमचंद जी की जन्म जयंती है, तो विश्वास नाटक लेकर हाजिर होंगे विविधा में, जरूर सुनिएगा। बहुत ही खास कहानी उनकी जो विश्वास थी उस पर ये नाट्य रूपांतरण है उसका, तो जरूर सुनिएगा। बिल्कुल। और अभी हम सखियों सहेलियों से इजाजत लें, उससे पहले यही कहना चाहते हैं कि बस आप खुश रहिए और मुस्कुराती रहिए, खुशियों के नए नए बहाने ढूंढिए। फिर हम लोग भी हमसे फेसबुक पेज पे जुड़िए और उसमें हमें बताइए कि किस तरह से खुश रह सकते हैं हम सभी। बिल्कुल, तो हम भी इंतजार करेंगे कि फेसबुक पर आप बताएं कि किस तरह से हम खुश रहें, आप खुश रहें और सब लोग खुश रहें और एक खुशी का वातावरण बने। लेकिन हम कल तब हाजिर होंगे जब आज हम विदा लेंगे। बिल्कुल, तो सभी सखियों सहेलियों को नेहा शर्मा और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार।